मेरा जय हिंद जय भारत। मैं हुसैन जैविक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग साइंस का लेक्चर 4 लेकर आए हैं, जो कि इससे पहले 3 लेक्चर हुए हैं। वो हमने सेल का इंट्रोडक्शन समझा और सेल कितने प्रकार की होती है इसके बारे में समझा। अब हम लोग आज जानेंगे कि इसकी संरचना के आधार पर पहले इसकी खोज किसने की, फिर जो है जीवित कोशिका खोज किसने की, फिर इसका आकार समझेंगे और फिर इसके कुछ प्रमुख भाग देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या यह कोशिका की खोज। देखिए, कोशिका की खोज पहले तो सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। तो भैया एक पेड़ था जिसमें जिसको बोल सकते हो कॉर्क। तो कॉर्क एक पेड़ था, उसकी छाल इन्होंने निकाली और उसमें भी भैया अपनी बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी से ध्यान दिया। तो आप जानते हैं जो पेड़ की छाल होती है वो मृत कोशिकाओं से बनती है। किससे बनती है? मृत कोशिकाओं से बनती है। तो पहले इन्होंने उस पेड़ की छाल को लिया और फिर उस पर सूक्ष्मदर्शी से ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते ऐसी रचना दिखी। कैसी रचना दिखी? मधुमक्खी की छत्ते ऐसी रचना दिखी। तब उन्होंने इसको फिर अपने तजुर्बे से क्या सोचा कि इसका कोई नाम दिया जाए। तो उन्होंने फिर इसका नाम दिया कोशिका, जिसको हम लोग सेल कहते हैं इंग्लिश में। और ये खोज इन्होंने कब की थी? ये की थी 1665 में। तो भैया सबसे पहले खोज किसने की कोशिका की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में। किसकी? मृत कोशिका की। किसपे की? एक कॉर्क का पेड़ था, उसकी छाल, उसी की छाल में मृत कोशिका की खोज की थी। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब बारी आती है जीवित कोशिका की। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। थोड़ा सा आप नाम हो सकता है याद करने में दिक्कत, लेकिन याद कर सकते हैं। तो पहले खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। फिर जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। वो भी कब की? 1774 में, ठीक 9 साल बाद। फिर आगे देखते हैं। उन्होंने अपने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के पानी में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव, शैवाल, स्पायरोगारा और बैक्टीरिया देखे। अब ये सब जीवित थे। कैसे थे? जीवित थे। तो इन्होंने जब उन्हें देखा तो ये थोड़े से हैरान हुए कि आखिर ये तैरती हुई चीज क्या है। तो इन्होंने समझा कि शायद यही कोशिका है और ये जीवित कोशिका है, इसीलिए इसको उसका नाम दिया उन्होंने एनिमैकुलस। क्या दिया? एनिमैकुलस। एनिमैकुलस का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जीवित सूक्ष्मजीव जो चल रहे हैं, जो गति करते हैं। तो उन्होंने इसका नाम दिया एनिमैकुलस। तो भैया ये सबसे पहले हमारे जो कोशिका की खोज की वो रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, और फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज की 1674 में। कहा कि इन्होंने की तालाब में, उन्होंने की थी कॉर्क के पेड़ पर। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका आकार थोड़ा सा समझ ले रहे कि आकार ऐसा होता है ना, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम आकार नहीं जान पाएंगे सही से तो कभी कभी कहते हैं आगे चल के कभी आपको बाई चांस किसी को डॉक्टर की लाइन में जाना हो तो इन सब चीजों के बारे में हमको विशेष जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर पॉज कर दो। चलिए इसका आकार समझते हैं। जो कि पहले हम लोग देखें, हमारी दो कोशिकाएं, मतलब कोशिकाओं के दो प्रकार, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर से 5.0 यानी कि 5 माइक्रोमीटर तक होता है। बहुत ही सूक्ष्म यूनिट है। दूरी मापने का, ऐसा लंबाई मापने की बहुत ही सूक्ष्म यूनिट है, बहुत ही मिनिमम यूनिट है। फिर देखते हैं जो यूकैरियोटिक सेल होती है ये 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। या देखिए ये औसत होता है, कोई जरूरी नहीं कि 5 माइक्रोमीटर से बड़ी ना मिल सके, कोई जरूरी नहीं है 10 माइक्रोमीटर से छोटी ना मिल सके। ठीक है, तो ये औसतन देखा जाता है। कभी इस चीज को आप ये नहीं कह सकते कि कंफर्म। चलिए आगे देखते हैं। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी जो होती हैं, जो आरबीसी होती है उनकी क्या आकृति होती है? उनकी होती है 7 से 8 माइक्रोमीटर। क्या होती है? 7 से 8 माइक्रोमीटर। कहीं कहीं पे आपको 6.2 माइक्रोमीटर से 8.2 माइक्रोमीटर भी दिख सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जो लीवर और किडनी सेल्स होती है यानी हमारे यकृत की और वृक्क की जो हमारी सेल्स होती हैं, उनका आकार क्या रहेगा? 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक। कितना? 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक। यही हम लोग स्ट्रिएटेड मसल सेल यानी कि कह सकते हो रेखित पेशी कोशिका के बारे में कहें तो वो भैया 1 माइक्रोमीटर से 40 माइक्रोमीटर तक हो सकती हैं। 1 माइक्रोमीटर से 40 माइक्रोमीटर तक हो सकती हैं। चलिए अब देखते हैं इसके पार्ट्स। हमने जो पढ़ना है सबसे मुख्य चीज कोशिका में, जो कि कोशिका झिल्ली। सबसे पहले इसके 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला कह लो, फिर इसमें केंद्रक कह लो और फिर कोशिका द्रव्य कह लो। यही हमारे इसके प्रमुख अंग हैं, जो कि ये जताता है कि हाँ हमारी कोशिका जीवित है। आप ये समझ लीजिए बिना इनके कोशिका है ही नहीं। तो यही हमारे 3 प्रमुख भाग हैं। हम लोग इनको बारी बारी से आगे पढ़ेंगे। और
इनको आप जितना अच्छे से समझिए कि आप पूरा ध्यान दीजिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कोशिका झिल्ली पर, सबसे पहला पार्ट। चलिए देखते हैं। देखिए हमने बताया था कि 3 प्रमुख घटक होते हैं, यानी 3 प्रमुख भाग होते हैं। जैसे कि आपने बताया था मैंने बताया था कि कोशिका कला, विकेंद्रक और फिर कोशिका द्रव्य, ये हमारे मुख्य घटक होते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, ये 3 प्रमुख घटक कोशिका के क्रियात्मक क्षेत्र हैं, कोशिका के क्रियात्मक क्षेत्र हैं जो कोशिका की जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रमुख अंग है ना, यानी ये प्रमुख भाग है, कोशिका कला और केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इसके बिना कोशिका का कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए इनको प्रमुख घटक माना जाता है और ये इनके क्रियात्मक क्षेत्र होते हैं जिससे ये अपनी जीवित अवस्था बनाए रखती हैं। चलिए हम लोग पहला पार्ट पढ़ते हैं जो कि है कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। इसको हम लोग इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। चलिए देखते हैं। सभी प्रकार की कोशिकाएं एक पतले, लचीले एवं सुरक्षात्मक आवरण से घिरी रहती हैं। किससे? पतले, लचीले एवं सुरक्षात्मक आवरण से। ये बात आप याद रखिएगा, पतले, लचीले और सुरक्षात्मक आवरण से घिरी रहती हैं। कोशिकाओं को उनके बाह्य आवरण से अलग करने वाला, कोशिकाओं को उनके बाह्य आवरण से अलग करने वाला यह पदार्थ या आवरण ही क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। यानी कोशिका के अंदर जितने अंतर्गत पदार्थ होते हैं उनको बाहर के वातावरण से, यानी कि हमारा जो ब्लड है उससे थोड़ा सा अलग रखने के लिए ये उत्तरदायी होता है। कौन? कोशिका झिल्ली। यही आवरण जो है हमारा आंतरिक आवरण और आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण दोनों को अलग करके रखता है। चलिए देखते हैं। अब यही पे एक ट्विस्ट है, उससे पहले जरा देख लें। अर्थात जीव द्रव्य प्रोटोन कोशिका झिल्ली द्वारा संचित बना रहता है। ये चीज आपको मालूम होगी, उम्मीद है। चलिए देखते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिकांगों और जीव द्रव्य को पूर्ण रूप से अलग नहीं करती, बल्कि यह पदार्थों का विनिमय करती है। यानी कि जो कोशिका झिल्ली अभी हमने पढ़ा कि कोशिका झिल्ली क्या करती है? बाह्य वातावरण से अलग करती है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बात आ गई कि यह पूर्ण रूप से अलग नहीं करती। इसका मतलब क्या है? अगर पूर्ण रूप से अलग नहीं करती तो कैसे अलग करती है? इसका मतलब यह है कि कुछ जरूरी पदार्थ कोशिका के अंदर आएंगे और जो पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका हमारी कोशिका में ज्यादा प्रयोग नहीं है, उनको कोशिका बाहर भेज देती है। तो जरूरी पदार्थों का आवागमन और उत्सर्जी पदार्थों का गमन कैसे होता है? इसी कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। फिर अब ये होता क्या है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली? जैसे एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जो चयनित पदार्थों को एक निश्चित सीमा के अंदर, यानी कि जो चयनित पदार्थ होते हैं उन्हीं को सिर्फ, जो हमारे महत्वपूर्ण पदार्थ हैं उन्हीं को सिर्फ एक निश्चित सीमा के अंदर, यानी कि कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है। याद रखिएगा, जो निश्चित सीमा है तो वहां तक सिर्फ वही पदार्थ पहुंचेंगे जो जरूरी हमारी कोशिका के लिए, बाकी सारे नहीं पहुंच सकते कोशिका के अंदर। ये बात याद रखिएगा। ये बहुत सारे के सारे पहुंच जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जो चयनित पदार्थों को ही एक निश्चित सीमा के अंदर या कहा जाए कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है, कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है, तथा अन्य पदार्थों का आवागमन रोक देती है, तथा अन्य पदार्थ जितने भी होते हैं जो जरूरी नहीं हमारी कोशिका के लिए, उनका यह आवागमन रोक देगी। फिर देखते हैं कोशिका कला के आर पार पदार्थों का परिवहन। अब भाई ये परिवहन हो रहा है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा, लेकिन ये जो परिवहन हो रहा है उसका भी तो कोई नाम होगा। तो ये परिवहन हम लोग समझेंगे। देखिए, किसी भी कोशिका की जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए उसमें नियमित रूप से ऊर्जा और पदार्थों का आवागमन आवश्यक है। बिल्कुल भाई, बिना ऊर्जा और पदार्थों के कोशिका भी जीवित नहीं रह सकती। तो कोशिका कला की चयनात्मक पारगम्यता जो है ना, इसमें विशिष्ट भूमिका निभाती है। यानी कोशिका कला जो है, जो उसकी चयनात्मक पारगम्यता है, वो इसमें एक स्पेशल भूमिका निभाएगी। कैसा? विशिष्ट भूमिका निभाएगी। जैसे पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन का अंदर आना और उत्सर्जी पदार्थों का बाहर जाना निम्न विधियों द्वारा होता है। अब इसकी जो विधियां हैं, जैसे सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन, वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ये जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी ये कुछ दिन और चलेगा और बहुत ही जल्दी हम इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाए रखें। जो चीज आपको ना समझ आए आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे जा सकते हैं या फिर हमको टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको इसका पूरा PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और याद रखिए, आप
हमारे जैविंग क्लासेस से जुड़े हुए हैं, आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि इसको हम कैसे तैयार करें। आपका बखूबी ये तैयार कराया जाएगा। जैसे ही ये चैप्टर होगा वैसे हम लोग एक रिवीजन क्लास लाएंगे, जिसको हम लोग वन शॉट भी कहते हैं। तो वन शॉट एक पूरा लाएंगे जो आपको पूरा एक ही क्लास में शुरुआत से लेकर अंत तक हम समझा देंगे, और उसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, उसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये पार्ट्स जो हम लोग पढ़ा रहे हैं अलग अलग, इनको अच्छे से समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, और इनके प्रॉपर नोट्स भी आपको तैयार करने पड़े होंगे, पड़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी को मेरा जय भीम, जय भारत।